Hello and namaste everyone. वेलकम टू योर चैनल स्पेशल वाइब। आज से नई सीरीज चालू करने वाले हैं, दैट इज़ क्रोध पर विजय। ये है स्वामी बुद्धानंद जी ने लिखी है इसे, फ्रॉम रामकृष्ण ऑर्डर। तो क्रोध पर विजय, क्रोध, इसकी भूमिका क्या है आपके जीवन में और क्रोध के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसको हम नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने इसके ऊपर क्या उपदेश दिए हैं। योग के द्वारा क्रोध को हम कैसे वशीभूत कर सकते हैं, उत्तेजना से करुणा की ओर, है ना। और साथ ही साथ वेस्ट में क्या उपदेश दिए हैं इस टॉपिक पर, क्रोध को जीतने की तैयारी, इस सभी आज हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं। तो आज का जो पहली सीरीज़ है, ये हमारा पहला ही वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोध के दुष्परिणाम। अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों में क्रोध आपको आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। क्रोध एक आजकल नॉर्मल बीइंग टाइप हम यूज़ कर रहे हैं इसे, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं और हमने इसे इस स्वभाव को अपना लिया है। हमने क्रोध को अपने स्वभाव में ढाल लिया है। ये कितनी तेज़ी से बढ़ा है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्रोध क्या है? क्रोध एक ऊर्जा है। जब इस ऊर्जा को हम संभाल नहीं पाते हैं तो वो हमारे अंदर से प्रस्फुटित होकर निकलती है। क्रोध जरूरी नहीं हम दूसरे ऊपर करें, हमको अपने ऊपर भी कभी क्रोध आ जाता है, कभी हम कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं। तो क्रोध की वेरिएशंस बहुत सारे हैं। अगर आपको अनुभव करना है, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है क्रोध को, तो आप सबसे पहले आप अपने सराउंडिंग्स में देख लीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले आप देखिए अपने आप में। अगर आपको अपनी कोई खामियां गिना दे, अगर आपको कोई कुछ ऐसा बोल दे, कोई आपसे गलत टोन में बात कर ले, दैट इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनका बात है, वो उनकी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। पर आप क्या कर रहे हैं, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपकी चीज़ है। अगर कोई शांत व्यक्ति है तो उसके अंदर से क्रोध नहीं आएगा। कोई संत सन्यासी है जो शांत है, जिसने अनुभव कर लिया है, जिसने रियलाइजेशन कर लिया है, उन्हें क्रोध नहीं आता। वो जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ पर विजय पा लिया है, उन्होंने ये प्राप्त कर लिया है इस चीज़ को, अपने इंद्रियों पे संयम पा लिया उन्होंने, तो वो ये सब चीज़ ऊपर उठ चुके हैं। पर अगर आपको कोई अगर चीज़ पॉइंट आउट करता है लाइफ में कभी, तो आपके अंदर से ये वे इन अ सेकेंड काम करेगी ये चीज़ें, और इससे डिस्ट्रक्शन आपके सामने में दिखेगा। हम दूसरों को अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये आपका है कि आप की सीख आपने क्या ली है जीवन में, आप वो किस सार में चल रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आपकी सोच कहाँ तक प्रोग्रेस की है। कहने का मतलब यही है कि कोई अगर आपको उकसा रहा तो आप वो उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये कहीं से आपने एडॉप्ट की है इस नेचर को, और एडॉप्ट किया है तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली होता ही है कि हम ये ऊर्जा इतनी भयंकरतम रूप से होती है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यही हमारे फिर पतन का कारण बन जाता है। चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, आपके घर परिवार में, अपने बच्चे के ऊपर हो, या फिर किसी प्राणी जीव जंतु के ऊपर, या किसी भी XYZ रीज़न आप बोल लीजिए, कि कोई भी आप चीज़ बोल लीजिए, रिलेशनशिप हो गया या कहीं भी आप इसे अपना करके देख लीजिए। कोई बात नहीं बनी तो उसमें आगे किसी ने कुछ बोल दिया, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है।
और इस एनर्जी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ है, गलत उनके लिए है जो इसे संभाल नहीं सकते हैं। पर किसी ने आपको कुछ चीज़ें दी हैं तो आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो ये आपके लिए गलत है। अगर आप उसको बैलेंस रूप में यूज़ करते हैं, सही तरीका अगर आपने समझ लिया, और वही आज मैं आपको सही तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे यूज़ किया जाए अपने लाइफ में, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस आप अपने जीवन में एक साथ एक चीज़ में अगर आप सक्सेस पा लिए तो आप समझ जाएंगे कि लाइफ में आपको कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको इसे जीने का हुनर समझ में आ जाएगा लाइफ। ओके, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने क्रोध को अपने स्वभाव में ढाल लिया है, तो वो बहुत सारी बातें बोलती हैं कि ये तो अच्छी बात है क्रोध करना, अगर क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा, हम अगर डोमिनेट नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। नहीं, वो उनकी जर्नी है, उनकी लाइफ की जर्नी है, ये उनको करने दीजिए। पर हम भी उनको देख के ये चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं। हम नोइंगली करें चाहे अननोइंगली करें, पर हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करते हैं लाइफ में। हमने उस समय नहीं किया पर वो हमारे संस्कार में बैठ गया, और कहीं ना कहीं लाइफ में आप अननोइंगली करेंगे पर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका काम बनेगा। आपने देखा ना कि आपने किसी को डांटा, किसी को आप अपने क्रोध व्यक्त किया आपने, तो आपका काम तुरंत हो गया, तो आपको लगेगा अरे वाह हमारा काम तो बन गया, तो चलो अब ऐसे ही काम चलेंगे। पर हर जगह ये आप नहीं कर सकते। आप किसी ऑफिशियल के सामने ऐसे कर सकते नहीं कर सकते। जहाँ आपकी चल सकती है वहाँ बना सकते हैं इस चीज़ को, या आपका स्वभाव है ऐसा तो वो एक अलग बात है। तो इससे इसके पक्ष में या चलना या उस पर युक्तियाँ देना अलग से, ये परिस्थिति जो बनती है, जो कहीं ना कहीं हम इसको सही तरीके से इसे सोचते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। मानो कि जगत का कल्याण क्रोध पर ही निर्भर हो गया है। आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं इसे समर्थन देती है, आवाज़ के साथ साथ आवाज़ उठाना भी एक फैशन हो गया है। मानो कि आजकल जो क्रोध व्यक्तिगत रूप से विध्वंस माना जाता है, क्रोध ने आज एक सामुदायिक रूप धारण कर लिया है। सोशली वो इतना ग्रो कर चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी फैशन में आ गए। क्योंकि समाज में कब आता है ये चीज़, जब कोई चीज़ ट्रेंडिंग होती है, जब कोई चीज़ जैसे आती है तो वो बढ़ती आग। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चीज़ को बढ़ने में समय लगता है, पर कोई भी नेगेटिव चीज़ें आग की तरफ फैलती है। तो आजकल ये एक फैशन के रूप में हम इसे मानते हैं, और इसे हम राइटिस्ट थिंग, हम इसे राइट ग्रीन टिक देते हैं कि यस दिस इज द राइट थिंग। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक एक प्रकार का हथियार बन गया है क्रोध, और किसी भी चीज़ को पलटने का या समूह बनाना गैर परंपरागत स्वार्थ को सिद्ध करने का ये एक प्रकार का उपयोगी साधन बन गया है, और इसके शिकार सभी हैं, विशेषकर नेता, श्रमिक संगठन, छात्र संघ, कॉलेज में स्कूल्स में होते हैं ना, आदि 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 बीटीसी डीसी, बहुत ऐसे इसके इतने केसेस हैं कि अगर हम आज काउंट करेंगे तो शायद आज हम काउंट नहीं कर पाएंगे। हम अगर दूसरे के ऊपर देखें, हम अपने आप को पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये सभी इस ट्रैप में है। जानबूझकर क्रोध के नारे को अपनी रणनीति, सौदेबाजी का मूल मंत्र बना लेते हैं हम क्रोध में। ऐसा ऐसा करो नहीं तो इसका फल भोगना होगा। ऐसा लगता है कि मानो इससे काम हो जाएगा। असमुदाय तत्वों के बीच में दादागिरी करना, नेतागिरी करना, इन चीज़ों का हमने एक टैग ले लिया है अपने जीवन में, और
इसके मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। जब आपको क्रोध आता है तो आप देखिएगा कि आपके अंदर कैसे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कैसे बदलती है। देखिए इसके रिएक्शन, जब भी आपको क्रोध आए तो सबसे आपको एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि आपकी नाक जो होगी, नथुने जो है जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं भड़कने लगती है, आपकी होंठ सिकुड़ने लगते हैं, दांत आप घिसते हैं। गुस्सा आता है तो दांत घिसते हैं, दांत दबा के बात करते हैं ना, गालों पर लालिमा छा जाती है, भौहें जो आपकी भौं हैं वो टेढ़ी होती है, आप टेढ़ा टेढ़ा बात करते हैं। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको गुस्सा आए, इन चीज़ों पे अपने बॉडी लैंग्वेज पे आपका भी ध्यान दीजिएगा। सीना चढ़ने उतरने लगता है, जैसे हार्ट बीट तेज होती है आप लोगों की। ऐसा लगता है कि किसी को एक पकड़ कर उसे घुसा मार दूँ और मजा चखाने के लिए आप सर्वदा ही तत्पर रहते हैं। नहीं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि ये ऊर्जा हमसे संभाली नहीं जाती, ये एक प्रकार का आपकी बॉडी का रिएक्शन रहता है। सो दैट इज़ द थिंग, इसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी है, आपने आपसे संभली नहीं तो ये ऐसे व्यक्त हो रही है, इस प्रकार से निकलना चाह रही है। तो बॉडी लैंग्वेज भी आपकी चेंज हो गई यहाँ पे, साथ ही साथ आपकी एनर्जी बदली। अब देखिए इसका सबसे एक मैं आपको इजी सी सरलता से एक उपाय बताना चाहूँगा। क्या है वो उपाय? आप कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी ऐसे जिस समय में गुस्सा आए, आप जाइए मिरर के पास, टेक अ मिरर, और अपना बॉडी लैंग्वेज चेक करिए। आपको जो भी गुस्सा आ रहा है आप बोलिए मिरर को, आपको समझ में आएगा कि आपकी चाल चलन ढलन कैसी है। आप इसमें बिल्कुल समझ सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को कि किस प्रकार आपको बोल रहे हैं, आप कैसे एक नॉर्मल इंसान से बदल गए हैं। यू आर चेंज्ड पर्सन नाउ। इसमें मैंने आपको जो बताया है, कितने सुंदर ढंग से आपको इन शब्दों को जो प्रयोग किया है मैंने, कितने सुंदर ढंग से ये चित्रित हुआ है। जब कोई व्यक्ति खून का प्यासा हो जाता है तो कोई भी वस्तु उसके लिए भाले का काम दे देती है। जैसे कि अखबार, न्यूज़पेपर्स, कमर्शियली जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी मीडियम बन जाते हैं आपके क्रोध और आपके एंगर मैनेजमेंट। और जो हिंसा है, ये एक पॉइजनस रूप से आपको ये चित्र दिखाई पड़ेगा। क्रोध और इसका परिणाम क्या होता है, अब आप ये भी जानिए कि क्रोध आप जैसे करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। क्योंकि एनर्जी तो डिप्लीट हुई आपकी, तो अब इसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं। इसकी कुछ परिभाषा पर विचार करते हैं। ये एक क्षण भंगुर होता है, क्रोध जो होता है एक क्षणिक पागलपन है एक प्रकार का। ये एक ऐसा मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। ऑक्सफोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो ये इससे एक्सट्रीम डिस्प्लेजर, चरम नाराजगी जिसे हम कहते हैं, ऑक्सफोर्ड इसे इस रूप में देखता है। और स्वामी तुरानंद के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है तब ये क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है तब ये क्रोध के रूप में परिवर्तित होकर के आपके थ्रू निकलती है। वैसे देखा जाए तो इसकी कोई सटीक परिभाषा देना कठिन है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये आपके लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि ये इतना एंगर इतना सर्वव्यापी है कि सभी लोग जानते हैं कि क्रोध क्या है। हमें इसे घर में, सड़कों में, ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, सामाजिक जितने भी ऐसी जगहें हैं, चुनाव के बूथ होते हैं, विधानसभाओं में,
प्लेग्राउंड में, मैदानों में, अंतर्राष्ट्रीय जितने सम्मेलन हो सकते हैं, पर सभी जगह आपको क्रोध से भेंट होती होगी, आपको भेंट करना ही पड़ता होगा। आपको कहीं भी जाएंगे आपको इसकी मात्रा देखने को मिल जाएगी। अधिकांश मामलों में क्रोध दूसरों की अपेक्षा अपने को ही अधिक हानि पहुंचाता है। व्यक्ति के अपने ही स्वभाव से, अपने ही कारण ये स्वाभाविक सबल भाव बन जाता है आपका। प्रत्येक, अब ये क्रोध जो है ये तमोगुण और रजोगुण से है। रजोगुण भी इसमें दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसमें तमोगुण 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, सत्व, रज, तम। आज के भौतिक युग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रज और तम में जी रहे हैं, तो ये उसका प्रभाव है। हम अगर इसे चाहें तो इसे डाइवर्ट करके अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तम और रज सब जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ जरूरी नहीं है, कि सत्व ही जरूरी है, नहीं। प्रकृति में आपको तीनों दिए हैं, तो ये तीनों जरूरी है। आपके अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों होना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा जो हम रज और तम में जी रहे हैं वो नहीं। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सत्व होना चाहिए, फिर रज, फिर तम की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, पर तीनों ही जरूरी है। पर उसके विपरीत हम जी रहे हैं, रज और तम में सत्व की भावना बहुत कम है हमारे अंदर, क्योंकि आज की परिस्थिति वैसी है। हर व्यक्ति क्रोध में छिपा रहता है। जैसे क्रोध के अंदर ही आप छिपे हैं, या ये बोल लीजिए आप क्रोध में छिपे हैं। जैसे कि लकड़ी के अंदर आग होती है, सभी लोग कभी न कभी हल्के या प्रबल रूप से क्रोध के आवेश में आते हैं। ये क्रोध जो है संक्रामक भी है। इस क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये आपका है दूसरा उपाय। फर्स्ट मैंने बताया आपको कि आप मिरर एक्सरसाइज करिए। सेकंड, अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करिए और अपनी वाणी को जितना हो सके, जब भी आएगा आपको, ऐसा नहीं कि परिस्थिति बदलने वाली तो है नहीं, मैंने आपको बताया, और आप इसे जब भी ऐसी परिस्थिति बनी तो आप इस पर 100% वर्क कर पाए नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होंगी चीज़ें, पर जरूर होंगी ये। तो अपने वाणी पर संयम रखिए। उस समय क्रोध आ रहा है, उस समय बहुत ये ऊर्जा निकलनी चाहती है, क्योंकि हम बोल करके निकाल देते हैं, पर इसका रिजल्ट क्या होगा हम ये नहीं सोचते हैं बाद में। फिर जब रिजल्ट बिगड़ जाता है हमारे लाइफ में, जो काम बनता हुआ होता है वो भी बिगड़ जाता है, रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, हमारे परिवार में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण बन जाता है, वर्क प्लेस में आपके जो काम बन रहा था वो बनता काम आप बिगाड़ लेंगे अपने एंगर से, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट है नहीं। मैनेजमेंट करना लाइफ में सीखना पड़ेगा हमको। अगर कोई इंसान मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो नहीं बढ़ पाएगा आगे, वो अपनी लाइफ सही ढंग से नहीं चला पाएगा। तो मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा हमें। अब इसके दुष्परिणाम बहुत से हैं। अगर आप रिजल्ट जानना चाहते हैं इसका क्या है, तो आपने कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा काम किया होगा, कभी ना कभी आपको गुस्सा आया होगा। अब वो जो गुस्सा आया, आप देखिए आपसे क्या, उससे आपका काम क्या कभी बना? यस, डेफिनेटली आपका काम कभी बना होगा, क्योंकि आपको लगा कि यस, क्योंकि कहीं से आपने तो सीखा, ये कभी आप इसे यूज़ भी किया तो वहाँ काम बना। पर हर बार आपका काम बनेगा इससे नहीं। अब इसके जो रिजल्ट क्या आएंगे, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, क्योंकि सामने वाले की ऊर्जा बदलेगी आपको, आपके लिए, आपके ऊपर भी वो गुस्सा करेगा, क्योंकि आपने बोल दिया। तो ऐसा तो नहीं कि सामने वाला नहीं करेगा गुस्सा, सामने वाले को भी आएगा गुस्सा, क्योंकि आप चिड़चिड़ कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं। तो
इसके जो रिजल्ट होते हैं, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं कि सबसे पहले तो क्रोधी व्यक्ति जीवन में सीखे हुए अपने जो विवेक होता है आपका, वो विवेक को भूल जाता है। आपने जो भी मोरल एक्टिविटीज आपने लाइफ में जो सीखी है, ये सभी भूल जाता है इंसान। दूसरा, अपने थॉट्स पर नियंत्रण खो बैठता है। तीसरा, आपकी ईगोइस्टिक जो पर्सनालिटी, जिसको हम ईगोइस्टिक पर्सनालिटी, एंगर पर्सनालिटी, या फिर हम इसे बोल लें हमारा शैडो सेल्फ, ये सक्रिय होता है। इसका एकमात्र मार्गदर्शन यही बन जाता है। आपकी जब ईगो पर्सनालिटी उठती है तो आप ईगो के थ्रू चलाए चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट का कि आप विवेक शक्ति और संतुलन को खो बैठते हैं। आपकी जो भी आपका जो धैर्यता है और जो आपकी बैलेंस बनाने की लाइफ में जो एक पावर है, तो वो आप अपनी पावर आप दे देते हैं ईगो को कि तुम चलाओ। हमारे लाइफ में होता है माइंड, फिर आते हैं आप, है ना। तो माइंड आपके ऊपर कि आप माइंड के ऊपर, साइड कर दीजिए इस चीज़ को आज। आप माइंड के चलाए चलेंगे, आप मन के चलाए चलेंगे, या फिर आप चलाएंगे मन को। मुश्किल है, डेफिनेटली कठिन है, नामुमकिन नहीं है। इस धरती में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे नहीं हो सकती। प्रकृति ने, ईश्वर ने इतना कैपेबल बनाया है मनुष्य को कि वो सब चीज़, जब ईश्वर को अटेन कर सकता है तो फिर इस धरती में कुछ भी कर सकता है। आपने सुना होगा लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया, और आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। जब हम ये कर सकते हैं तो आप इस छोटी सी चीज़ को नहीं कर सकेंगे? विचार करिए। तो जब हम अपने विवेक और शक्ति के संतुलन को खो बैठते हैं और हम अपना कमांड दे देते हैं अपने ईगो को, तो ये सहज हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर इससे हमारे हेल्थ में असर पड़ता है। हेल्थ, अब हेल्थ सिर्फ फिजिकल बॉडी है नहीं हमारी, हमारी होती है फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी। मानसिक तनाव होता है, आपको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, ये सब इसी में आ जाएंगे। मानसिक तनाव, शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल, एनर्जी बॉडी, हायर बॉडी, ये सब और भी ऐसे कई प्रकार की बॉडीज़ बताई गई हैं। तो ये सभी पे इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ। अब हमको लाइफ में अगर आपको जो भी रोग हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फिजिकली, आपको लग रहा है कि आपको फिजिकली किसी प्रकार का रोग हो गया, नहीं। फिजिकली तो सबसे लोअर लास्ट में होंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी वर्क करेगी, एनर्जी में आएगी, देन इसके बाद फिजिकली आएगी। आंतरिक शक्ति भी आपकी कम हो जाती है। आपकी जो विल पावर आपको क्योंकि खो बैठते हैं, क्योंकि आपने दे दिया है अपना विल ईगो को, तो आप कैसे वर्क कर पाएंगे? इसमें आंतरिक शक्ति भी कम हो जाती है, इसमें उड़नछू सी हो जाती है। हम क्रोध किस पे करते हैं? अपने दोस्तों पे, अपने परिवार पे, या आप आपके व्यवसाय करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको इसकी प्रधानता दिख जाएगी। और तो और साथ ही साथ इसका रिजल्ट दंगे फसाद करना, युद्ध हो जाना, आत्महत्या भी कर जाते हैं लोग। गुस्सा आया और लोगों ने ये एक थॉट आया मन में और कर लिया हत्या, या फिर आत्महत्या करते हैं और साथ ही साथ तो हत्या भी हो जाती है, क्योंकि ये इस प्रबल रूप से अंदर से जागृत होता है कि किसी के पास गन हो तो उसे वो गन ही चला दे। अपराध की तरह से कई सारे फिर वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। एक सुंदर व्यक्ति भी कुरूप हो जाता है इस क्रोध की अग्नि में। फिर भी कई लोग संभवतः क्रोध को इतना उपयोगी मानते हैं कि इस पर विजय पाने के उपाय को ही नहीं सीखना चाहते हैं। एक सच्ची घटना इस बात को स्पष्ट कर देती है।
एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम आश्रम में जाकर क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर वचन सुनकर के आते हैं। विषय सुनने में तो बड़ा रोचक लग रहा था। इस पर फिर उस महिला ने कहा कि वह अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के उपाय नहीं सीखना चाहती है, क्योंकि उसके पास क्रोध ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे उसके बच्चे डरते हैं। अपने बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए एकमात्र उपाय को वह खोना नहीं चाहती थी। उसका ये दृष्टिकोण थोड़ा सा असामान्य था कि क्रोध की भी कुछ उपयोगिता हो सकती है। इस स्टोरी से यह भाव झलकता है कि यहाँ कोमलता निरर्थक सिद्ध हो रही है, कठोरता ही उचित लग रही है। सदाचार की दृष्टि से ना सही, उपयोगितावाद की दृष्टि से अगर क्रोध के प्रयोग को स्वीकृति अगर मिल गई तो भी मिल गई ना उसे, कि आपके यूज में तो कम से कम आ रही है, आपने उसको अलाउड कर दिया अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं आपने अगर उसे अलाउ की को, देखिए कोई भी चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो हम छोड़ देते हैं, पॉजिटिव को कोई बहाना नहीं चाहिए लाइफ में आने का, नेगेटिव चीज़ों को कोई ना कोई बहाना चाहिए। आपको एक छोटी सी इसी के बीच में एक स्टोरी और बताता हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था, वहाँ पे उसने एक ऊँट पाला था और ऊँट को वो हमेशा घर के बाहर रखता था, पर ऊँट इतना जिद्दी था कि वो घर के अंदर आने का प्रयास करता बार बार। तो मालिक जब भी देखे तो ऊँट क्या करे कि वो बाहर हो जाए। अब ऊँट पहले मुंह डाल रहा था, तो मालिक ने देखा तो वो फिर बाहर हो गए। फिर ऊँट ने एक पैर डाला, तो जैसे पैर डाला मालिक ने फिर देखा तो उसने पैर पीछे खींच लिए। तो वो बोलता करके तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऊँट बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ पैर डाल रहा हूँ, बस थोड़ा सा पैर रखा है। कुछ देर देखते ही बाद उसने अपना आधा शरीर अंदर डाल लिया। मालिक देख रहा है, उसने उससे पूछा, तुम तभी बोले कि मैं सिर्फ पैर डाल रहा हूँ, बस इतना सही अंदर आऊँगा। फिर कुछ देर बाद उसे पूछता है करके तुम तो अब पूरे आधे अंदर आ गए हो। बोलता नहीं, मैं बस थोड़ा सा ही यहाँ छावनी में खड़ा। फिर कुछ देर बाद और ऐसे होते होते पूरा दिन गुजर जाता है और फिर उसके बाद ऊँट उस घर में घुस जाता है। अब ऊँट अंदर आ गया। ऊँट बोलता है उस मालिक से कि भाई मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, तुमको जाना है तो जाओ। वो जिद्दी पकड़ करके उस घर में रह जाता है। तो क्रोध भी इसी प्रकार है, बहाना खोजेगा, बहाने के थ्रू आएगा। पहले बोलेगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, थोड़ा 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 करते हैं, वो जब पूरा आ जाएगा तो बोलेगा आप जाओ यहाँ से। आपका कंट्रोल एंगर, ईगो ये ले लेगा, आपका कंट्रोल फिर नहीं रह जाएगा इन चीज़ों पे। तो जब पहली ही बार अगर उस मालिक ने रोक दिया होता, इस स्टोरी को हम अपने ऊपर रेसोनेट करके देख सकते हैं, अगर मालिक ने पहले बार ही स्ट्रिक्टनेस से रोक दिया होता तो वो थोड़ा सा क्या, वो बिल्कुल वहाँ फटक भी नहीं पाता। आपको भी यही करना है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि तो एक छोटा सा लूप होल भी ना छोड़ें। मटके में अगर एक छोटा सा भी छेद रहेगा तो बूंद बूंद करके पूरा मटका का पानी बह जाएगा। तो एक छोटा सा भी आप लूप ना छोड़ें, उसको आने की एक छोटी सी भी परमिशन ना दें। वो ऊँट की तरह उसे थोड़ा थोड़ा करके आने ना दें, क्योंकि धीरे धीरे ही ये सभी चीज़ें आपके पकड़ से निकलती हैं, आपका कंट्रोल छूटता है। और जब वो पूरा आ गया तो फिर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उसे बिल्कुल एक छोटी सी भी जगह ना दें, उस मालिक की तरह लापरवाह ना बने। अब हम पिछले स्टोरी में ही चलते हैं। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने संकेत दिया कि उसकी पत्नी बात बात में नाराज़ हो जाती है
उसकी यह टिप्पणी एक प्रकार की रोचक परिस्थिति को समझने में सहायक सिद्ध होगी। अब आपको अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्रोध का उपयोग आप कर रहे हैं या क्रोध आपका उपयोग कर रहा है? क्या क्रोध आपके हाथों में कुशल यंत्र है या फिर आप स्वयं अपने क्रोध के हाथों में खिलौना बन गए हैं? यदि हमने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं सीखा है तो हम क्रोध का सुनियोजित रूप से, किसी भी सुनिश्चित रूप से, सही रूप से, एक पॉजिटिव रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। पर सही व्यक्ति सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही प्रकार से क्रोध करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। यदि माँ अपने क्रोध को सही ढंग से ठीक ठीक उपयोग करना जानती है, उसी प्रकार जैसे पानी को अगर आप किसी यंत्र से या किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी से आप गर्म करते हैं, अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो कहीं ना कहीं आप बिगड़ेगा काम यहाँ का। अगर जो टेक्नोलॉजी है, अगर उस टेक्नोलॉजी में आपने अगर कहीं ज़्यादा करंट पास किया, वहाँ पे 90 तूला आपका बिजली पास होती है। जो भी उपकरण होते हैं आपके, उसमें 90 तूले तरीके से ही बिजली आती है और उससे पानी गर्म होता है। अगर उसमें ज़्यादा करंट पास होगा तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? या तो आपका वो यंत्र जल्दी खराब होगा, या तो फिर वो जो पानी जो गर्म हो रहा है, अगर आपने उसको 10 मिनट छोड़ दिया तो 10 का वो 20 मिनट में सूख जाएगा पूरा। तो किसी भी चीज़ को 90 तूले तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका एंगर ही क्यों नहीं है, जरूरी है। मैंने जैसे बताया था आपको कि सत्य, रज व तम तीनों जरूरी है लाइफ में। तो क्रोध की भी यहाँ पे अगर परिभाषा यही है कि ये भी जरूरी है, पर सही तरीके से सही समय में। आपको मैं रामकृष्ण जी के एक डिसाइपल की बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। उनके एक डिसाइपल थे निरंजन करके, बहुत अच्छी तरह की आती थी उनको। अब वो गंगा पार जा रहे थे कहीं, तो शायद रामकृष्ण जी के बारे में वहाँ पे और भी लोग थे उस नाव में। तो उस नाव में रामकृष्ण जी के बारे में कुछ बातें करने लगे और 2-4 लोग जो थे कुछ अच्छी बात कर रहे थे और उसमें से एक व्यक्ति था वो बार बार बुरी बात कर रहा था। अब ठाकुर के बारे में निरंजन महाराज जी ने ये बातें सुनी तो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने, बोलते हैं कि मैं पूरी नाव पलटा दूंगा इस गंगा में। तो खूब अच्छे तैराक थे, वो तो तैर के निकल जाते, पर बाकी को तैरना नहीं आता था, वो तो डूब जाते। अब ये बात जा करके उन्होंने ठाकुर को सुनाई। अब ये एक पर्सन थे, आप स्टोरी को इसे याद रखिए। अब एक उन्हीं के दूसरे डिसाइपल थे। अब वो जो दूसरे डिसाइपल थे, अब उनके ऊपर, उनको भी क्रोध, उनके ऊपर भी एक क्रोध की रिलेटेड ही ये स्टोरी है। तो वो भी कहीं गंगा से पार जा रहे थे, तो वहाँ पर भी 4 आदमी थे। तो 4 आदमी जो थे वो अच्छी बात कर रहे थे, वहाँ पर भी जो एक आदमी था बुरी बात कर रहा था। तो इन्होंने चुपचाप सुन ली, इन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो जा करके फिर बाद में ठाकुर को बात बताते हैं, ठाकुर इन द सेंस श्री रामकृष्ण। अब जब निरंजन जी और इनके जो दूसरे डिसाइपल थे, ये दोनों ने बातें बताई, तो ठाकुर ने निरंजन जी को डांटा और बोला करके तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए था। बेचारे जो तैरने नहीं आता वो भी डूब के मर जाते तुम्हारे चलते। अगर तुम नाव पलटा देते तो वो भी मर जाते, उन्होंने पलटाई नहीं नाव। और जो दूसरे उनके डिसाइपल थे उनको बोला कि तुमको क्रोध करना चाहिए था, तुमने क्रोध क्यों नहीं किया, तुमने ये मेरे बारे में गलत क्यों सुना। तो अब ये 2 लोग को अलग अलग शिक्षा क्यों दी उन्होंने? ईश्वर ने इन 2 लोग को क्यों ऐसी शिक्षा दी अलग अलग?
क्योंकि निरंजन जी में तामस का गुण ज़्यादा था और इनमें वो गुण नहीं था, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इनको सत्व सिखाया निरंजन महाराज को, और उनके जो दूसरे डिसाइपल थे उनको बैलेंस करना सिखाया कि उनके अंदर भी थोड़ी ये प्रवृत्ति डाली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गलत बात, क्योंकि आप गलत बात सुन करके आप गलत देखना, गलत बोलना और गलत करना तीनों ही सही नहीं है, तीनों का भोग भोगना पड़ेगा, है ना। पर ये जो एंगर है तो उन्होंने यही बात सिखाई। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बैलेंस ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा क्रोध आता है तो आप इसे बैलेंस करिए। गलत चीज़ सुन करके आप शांत रहते हैं तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको आवाज़ उठानी है, तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपकी जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब यही हम स्टोरी पे चलते हैं वापस कि अब वो जो माता थी उनकी कि बच्चे के ऊपर वो कंट्रोल नहीं खोना चाहती थी, यही एक उनका एक हथियार था। तो वो एक समय तक तो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डांटा फटकारा जो भी किया, पर इसके बाद जब बच्चा बड़ा हो गया फिर इसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी ये पास हुआ, ये जो एंगर था वो बच्चे में भी पास हुआ। अब जब वो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको भी क्रोध आया, वो भी माता को विपरीत कुछ सोचे, कुछ विचार ऐसे आए कि मेरे ऊपर ऐसे क्यों करते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। क्योंकि बच्चों को भी क्रोध आता है, या फिर डर, बच्चे के मन में डर डालना, तो ये शत्रुता का एक भाव बढ़ा देता है बच्चे के मन में। अब इसका फल ये हो जाता है कि क्रोध मन के अवचेतन स्तर, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके सबकॉन्शियस स्तर है वहाँ जाकर प्रतीक्षा करता है। सही समय आता है जब चित्त में विभिन्न प्रकार के प्रतिकारों की सृष्टि करता है। फिर जब ये सही समय आता है तब फिर ये, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या सीखा बचपन से कि आपको डांट पड़ रही है, आपको डराया गया है, तो आप देखेंगे उस बच्चे को कि वो जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो फीड हो चुका है, वो संस्कार चले गया है बच्चे के अंदर। अब वो उसका सबकॉन्शियस माइंड वेट कर रहा है कि कब राइट टाइम आएगा तो ये उसे निकालेगा, क्योंकि वापस रिवॉल्टिंग, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, माता पिता से बड़ा कभी नहीं हो सकता बच्चा, पर अपने समझ में उसको लगता है कि मैं सबसे बड़ा हो गया और मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं कर लूँगा, मैं सक्सेस पाऊँगा, मेरे अंदर बहुत बुद्धि आ गई है। बच्चे के अंदर आ जाती हैं बातें जब वो थोड़ा थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे टीनेज के बाद आगे बढ़ जाते हैं तो बच्चों को ये लगता है खासकर कि अब उनके डिसीजन लाइफ के सही डिसीजंस हैं। और यहाँ पे फिर अब जैसी ये एज आती है तो उस समय फिर रिवॉल्ट करता है बच्चा। बचपन में आपने डराया धमकाया या जैसे भी ने ट्रीट किया तो अब वो बच्चा रिवॉल्ट करेगा। तो वो जो सबकॉन्शियसली वो जो फीड था संस्कार अब वो ऊपर आएगा। वो वेट कर रहा था संस्कार सही समय, कब बोलेंगे इतना समय वेट कर रहा था। यस, उस बच्चे के जीवन में सिर्फ उसी समय नहीं, क्योंकि उसके जीवन में वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के यूज़ कर रहा होगा, पर खासकर जिसके अंदर से शत्रुता पैदा हो गई है उस बच्चे को एंगर की वजह से, वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था सही समय का, सबकॉन्शियस माइंड की अब मैं ये बात बोलूँगा, ये करूँगा, ऐसी प्रतिक्रिया दूंगा। अब उस माँ का यहाँ पर जो नियंत्रण शक्ति थी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उनकी जो नियंत्रण करने की चिकित्सा, एक रेमेडी उन्होंने खोज ली थी कि बच्चे को डरा के और अपने गुस्से से शांत कर लेना। तो अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो यहाँ पे अब ये काम करना बंद कर दिया। अगर इस परिस्थिति के लिए अगर माँ स्वयं ही अगर एंगर मैनेजमेंट करना सीख जाती तो ये परिस्थिति नहीं बनती, क्योंकि इस परिस्थिति की उत्तरदायी माँ ही है और कोई नहीं है।
क्या आप मुझे बताइए, क्या कुछ समय के लाभ के लिए अपने बच्चे के स्थायी, क्योंकि माँ भी कहीं ना कहीं अहित नहीं चाहती थी, पर उन्होंने जो राह चुनी वो, क्योंकि उनको भी नहीं सिखाया गया, उनको भी, उनकी कोई गलती नहीं थी, पर उनको सिखाया नहीं गया, तो उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या अपनाया। तो क्योंकि वो भी संतान से, अपने बच्चे से हर कोई प्यार करता है, वो भी अपने संतान से प्रेम करती थी, पर कुछ क्षणिक समय के लाभ के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा देना ये सही नहीं। श्री रामकृष्ण जी की एक और स्टोरी है, हम इसे अब नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। जिस व्यक्ति ने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं सीखा है, उसके द्वारा क्रोध का उपयोग करना सही नहीं है। असल में रचनात्मक उपभोग असंभव है उनका। अभी क्योंकि उपयोग अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप करिए, जरूरी है जीवन में, पर इसके लिए आपको मैनेज कैसे करते हैं ये सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सही समय में सही जगह पर कैसे इसे यूज करना है, ये समझना आपको बहुत ही आवश्यक है। और जीवन में अगर आपने ये कला सीख ली तो जीवन जीने का आपको एक नया ही दृष्टिकोण मिल जाएगा। तो आज हमारा यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हम इस पे फिर आगे चर्चा करेंगे।